ओके। चलो, तो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था एक गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड की संरचना के बारे में कि एक बीजांड कैसा दिखाई देता है और उसके कौन कौन से भाग होंगे। इस क्लास में पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में कि बीजांड के भीतर जो मादा युग्मक गुरु बीजाणु बनता है वो कैसे बनेगा और बनने की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। जैसे एक बीजांड की संरचना पड़ी थी, तो बीजांड में सबसे भीतर है जो बीजांड काय होगा, उसके बाहर क्या है, अध्यावरण पाए जाते हैं। ये संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। जिसे बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं तो यहां पर आएगा अध्यावरण, और अध्यावरण के भीतर है वो बीजांड काय पाया जाता है, यानी बीजांड का मुख्य शरीर। बीजांड काय को जब पढ़ा था तो ये देखा था कि बीजांड काय के भीतर एक बड़ी कोशिका, सुस्पष्ट कोशिका पाई जाती है जो धीरे धीरे आगे विकसित होकर किसका निर्माण करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी। तो इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से आगे एक गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है उसी के बारे में समझेंगे कि गुरु बीजाणु जनन क्या है, ये किस प्रकार से हो रहा है। तो गुरु बीजाणु जनन की सबसे पहले परिभाषा कैसे बोलेंगे कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं का बनना क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। जो गुरु बीजाणु यहां पर बनेंगे वो किस अवस्था में रहेंगे, अगुणित अवस्था में। अब ये क्रिया कहां से प्रारंभ होगी, तो बीजांड काय के भीतर एक बड़ी सुस्पष्ट केंद्रक वाली, सुस्पष्ट केंद्रक गाढ़े कोशिका द्रव्य वाली एक बड़ी कोशिका पाई जाती है जो विकसित होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन करती है, और एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 नई कोशिकाएं बनती है, उन्हें अपन बोलते हैं 4 गुरु बीजाणु। क्या बोलेंगे, 4 गुरु बीजाणु कहते हैं। ये जो गुरु बीजाणु यहां पर बनेंगे, ये गुरु बीजाणु बीजांड के भीतर एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। वापस उसी बीजांड को अगर देखेंगे तो ये संरचना कुछ इस प्रकार की थी। इसी बीजांड के भीतर एक कोशिका से बनने वाले ये चारों गुरु बीजाणु एक प्रकार से रेखीय क्रम में एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। उनमें से 3 गुरु बीजाणु जो किसकी ओर पाए जाते हैं, ये भाग कौन सा हो जाएगा, बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार का जो विपरीत भाग है उसे अपन क्या बोलेंगे, निभाग कहेंगे। तो 4 में से वे 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार की ओर पाए जाते हैं, ये तीनों गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और बचा हुआ एक गुरु बीजाणु इन तीनों गुरु बीजाणुओं से पोषण लेकर धीरे धीरे विकसित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसे अपन नाम देते हैं पूर्ण कोश मात्र कोशिका। यानी पादपों में एक परिपक्व मादा युग्मक बनने में पूरे 2 चरण हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले गुरु बीजाणु बनेंगे और उसके पश्चात गुरु बीजाणु द्वारा बनी भ्रूण कोश मात्र कोशिका से एक परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण किया जाएगा। यहां पर बनने वाले 4 बीजाणुओं में से 3 बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, एक बीजाणु ही आगे मादा युग्मक बनाता है। इसीलिए इस प्रकार के विकास को एक बीजाणुज विकास कहते हैं। ऐसे विकास को एक बीजाणुज विकास कहा जाएगा। इसी जगह यदि 2 बीजाणु आगे परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण करते तो उसे द्विबीजाणुज विकास कहा जाएगा। लेकिन सामान्यतः पादपों में एक बीजाणु आगे विकसित होकर एक परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण करता है, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, एक बीजाणुज विकास है वो कहा जाता है। तो ये पहली और सिंपल सी क्रिया है जहां पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अपने अंदर अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और बचा हुआ एक गुरु बीजाणु बाकी तीनों से पोषण लेते हुए विकसित होता है और एक भ्रूण कोश मात्र कोशिका का निर्माण करता है। ये जो भ्रूण कोश मात्र कोशिका है ये बीजांड के बीजांड काय में ही पाई जाती है, जो अगले चरण में
कुछ समसूत्री केंद्रक के विभाजन द्वारा एक परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण करेगी। तो अगले में पढ़ेंगे कि एक परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होगा। तो उसे अपन समझेंगे मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का विकास। कि जो मादा युग्मकोद्भिद है यानी मादा युग्मक है या जो भ्रूणकोश है उसका भ्रूणकोश मात्र कोशिका से विकास कैसे होता है। एक भ्रूणकोश मात्र कोशिका से एक परिपक्व भ्रूणकोश कैसे बनेगा उसके बारे में देखेंगे। ये सारी की सारी क्रियाविधि किसके भीतर हो रही है, बीजांड के भीतर। जहां तक अभी अपन ने देखा है कि बनने वाले 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, बचा हुआ 1 गुरु बीजाणु है वो किसका निर्माण करवाएगा, भ्रूणकोश मात्र कोशिका बनाएगा। ये जो भ्रूणकोश मात्र कोशिका है यही आगे विकसित होगी एक परिपक्व भ्रूणकोश में, जिसका एक लंबा चरण है जिसके बारे में यहां पर देखेंगे। तो सर्वप्रथम अगर एक बीजांड के बीजांड काय को देखेंगे तो बीजांड के बीजांड काय में कोशिकाओं से घिरी हुई एक पूर्ण कोश मात्र कोशिका है वो पाई जाती है। ये जो है वो बीजांड के बीजांड काय में स्थित एक भ्रूण कोश मात्र कोशिका है जो गुरु बीजाणु के विकास द्वारा बनी है। ये जो भ्रूण कोश मात्र कोशिका है सर्वप्रथम इससे परिपक्व भ्रूण कोश बनने के लिए इस कोशिका में सबसे पहले इसका जो केंद्रक है इसके अंदर एक बार समसूत्री विभाजन होगा। जब किसी केंद्रक में एक बार समसूत्री विभाजन होता है तो एक से कितने केंद्रक बनेंगे, 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। तो अगले चरण में इस कोशिका के भीतर 2 केंद्रक बनेंगे। केंद्रक में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक बनेंगे और इन बनने वाले दोनों केंद्रकों या ये जो बनने वाले दोनों केंद्रक है ये गति करते हुए एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। जहां पर नीचे वाला भाग निभाग है और ऊपर वाला भाग बीजांड काय है। सॉरी, ऊपर वाला भाग जो है वो है बीजांड द्वार। ठीक, तो ये दोनों केंद्रक अगले चरण में गति करते हुए विपरीत ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं। यहां पर एक बार यानी एक समसूत्री विभाजन हुआ है, 2 केंद्रक बने हैं। इस स्थिति में भ्रूणकोश को बोला जाएगा 2 केंद्रकीय भ्रूणकोश। इस क्रिया के अगले चरण में ये जो विपरीत ध्रुवों पर गए दोनों केंद्रक है ये विपरीत ध्रुवों पर जाकर पुनः एक और बार समसूत्री विभाजन करते हैं, यानी दूसरा समसूत्री विभाजन होगा और 2 केंद्रकों से टोटल 4 केंद्रक बन जाते हैं। 4 केंद्रकों के बनने के पश्चात भी इस क्रिया के दौरान एक और समसूत्री विभाजन होगा जो तीसरा समसूत्री विभाजन है, जिससे टोटल 8 केंद्रक बनेंगे जो 4-4 के समूह में दोनों ध्रुवों पर स्थित होते हैं। ठीक है, यानी भ्रूणकोश बनते समय 3 लगातार क्रमागत समसूत्री विभाजन के द्वारा एक 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण होता है। मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश के विकास के दौरान 3 लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा केंद्रकों में 3 लगातार समसूत्री विभाजन होने से टोटल 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण होता है। एक बार 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश बनने के पश्चात विपरीत ध्रुवों पर स्थित इन 8 केंद्रकों में से या 4-4 के समूह के इन 8 केंद्रकों में से एक केंद्रक गति करता हुआ कोशिका के मध्य की तरफ आ जाता है। यानी अगले चरण में जो 8 केंद्रक थे उनमें से एक केंद्रक दोनों ध्रुवों से गति करता हुआ कोशिका के मध्य की तरफ चला आता है। दोनों केंद्रक कोशिका के मध्य में चले आते हैं, आकर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसे अपन नाम देंगे ध्रुवीय केंद्रक। 2 केंद्रक आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इन्हें अपन नाम देंगे ध्रुवीय केंद्रक।
अभी तक मादा युग्मकोद्भिद के विकास के दौरान सिर्फ और सिर्फ केंद्रक में विभाजन हो रहा था, किसी भी प्रकार की कोशिकाएं नहीं बन रही थी, केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य नहीं बन रहा था, ना ही कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा था। लेकिन इसके अगले चरण में ये ध्रुवीय कोशिका के बनने के पश्चात ये सारी की सारी कोशिकाएं अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य का स्त्रावण करती है और कोशिका भित्ति का निर्माण करती है, जिससे इन केंद्रकों के चारों ओर एक पूर्ण विकसित कोशिका बन जाती है, जिसकी वजह से ये संरचना कुछ परिवर्तित होकर इस प्रकार की दिखाई देगी, जिसमें 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर बनेगी यानी निभाग की ओर बनेगी। निभाग की ओर स्थित इन तीनों केंद्रकों ने अपने चारों ओर कोशिकाओं का निर्माण किया, तो 3 कोशिकाएं निभाग की ओर स्थित होती है। यहाँ पर निभाग को नीचे की ओर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में निभाग हमेशा ऊपर होता है और बीजांड द्वार कहाँ की ओर स्थित होता है, नीचे की ओर स्थित होता है। ठीक है, तो निभाग की ओर स्थित ये तीनों कोशिकाएं अगले चरण में क्या कहलाती है, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, जिनका यहाँ पर कोई खास कार्य नहीं है। ठीक है, इन तीनों कोशिकाओं के समूह को प्रतिव्यासांत या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिका के मध्य में स्थित ये ध्रुवीय केंद्रक जो 2 केंद्रकों से मिलकर बना है, ये भी अपने चारों ओर कोशिका का निर्माण करता है, जिससे एक 2 केंद्रक वाली कोशिका बनती है, जिसे बोला जाता है ध्रुवीय कोशिका। इसे ध्रुवीय कोशिका है वो कहा जाएगा, जो द्विकेंद्रकीय है। ठीक है, इसके पश्चात बीजांड द्वार की ओर पाई जाने वाली इन तीनों कोशिकाओं के केंद्रकों के द्वारा भी अपने चारों ओर कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है और 3 कोशिकाओं का एक समूह बनाया जाता है, जिसे अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर टोटल एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद यानी एक भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक है वो पाए जाते हैं, जिसमें से 3 कोशिकाओं का एक समूह जो निभाग की ओर स्थित होता है उसे अपन प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। एक द्विकेंद्रकीय कोशिकाओं का समूह जो कोशिका के मध्य में पाया जाता है उसे ध्रुवीय कोशिका कहा जाएगा, और 3 कोशिकाओं का एक समूह जो बीजांड द्वार की ओर पाया जाता है उसे अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहा जाता है। यहाँ पर अंड उपकरण की कोशिकाएं आगे निषेचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसीलिए जो अंड उपकरण की 3 कोशिकाओं का एक समूह है उसे अगर देखा जाए तो इन 3 कोशिकाओं के समूह में एक बड़ी कोशिका मध्य में और 2 छोटी कोशिकाएं इसके आसपास है वो पाई जाती है। ये एक अंड उपकरण है। अंड उपकरण के सबसे मध्य में पाई जाने वाली बड़ी कोशिका को अंड कोशिका कहा जाता है, और इसके आसपास स्थित दोनों छोटी कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहा जाता है, जो निषेचन की क्रिया के दौरान पराग नली को अपनी ओर आकर्षित करके निषेचन की क्रिया में सहायता करती है, और निषेचन होने के पश्चात ये कोशिकाएं अपाशित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये है एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद का विकास यानी भ्रूण कोश का विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में। भ्रूण कोश का विकास पूरे निश्चित चरणों के दौरान होगा, जिसमें यहाँ पर अपन ने देखा है सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन का मतलब है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणुओं का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। यहाँ तक जो संरचना पहले पढ़ चुके थे वो है एक बीजांड के बारे में, कि एक बीजांड में सबसे भीतर जो है वो बीजांड काय पाया जाता है, जिसके अंदर एक बड़ी सुस्पष्ट केंद्रक वाली कोशिका स्थित होगी, जिसे अपन नाम देते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अपने अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। बनने वाले ये चारों अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका के भीतर एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं, और रेखीय क्रम में व्यवस्थित होने के पश्चात इन चारों गुरु बीजाणुओं में से वे 3 गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार की ओर है वो नष्ट हो जाते हैं, और निभाग की ओर पाया जाने वाला एक गुरु बीजाणु इन तीनों से पोषण लेता हुआ विकसित होता है,
और एक भ्रूण कोश मात्र कोशिका का निर्माण करता है। 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक का विकास होता है, इसलिए इसे अपन क्या नाम देंगे? एक बीजाणुज विकास। एक बीजाणु विकास के दौरान या भ्रूण कोश परिपक्व भ्रूण कोश बनने के लिए पूरी क्रियाविधि लंबी और जटिल है, जहां पर सबसे पहले देखते हैं कि बीजाणु के अंदर जो भ्रूण कोश मात्र कोशिका पाई जाती है उसके केंद्रक में सर्वप्रथम एक समसूत्री विभाजन होगा, द्विकेंद्रकीय या 2 केंद्रकीय भ्रूण कोश बनेगा। 2 केंद्रक बनने के पश्चात दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर जाएंगे और 4 केंद्रकों का निर्माण होगा दूसरे विभाजन के दौरान। इसके पश्चात एक और तीसरा विभाजन होगा, टोटल 8 केंद्रक बनेंगे। इस स्थिति में 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश का निर्माण होगा, जो लगातार 3 समसूत्री विभाजन से बनता है। 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश बनने के पश्चात एक एक केंद्र कोशिका के मध्य में चला आता है और आपस में जुड़कर ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करेगा। ध्रुवीय केंद्रक बनने के पश्चात सभी केंद्रक अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य का स्त्रावण करेंगे और कोशिका भित्ति का निर्माण करेंगे, जिससे भ्रूण कोश में कोशिकाएं बनेगी। एक परिपक्व भ्रूण कोश जो होता है वो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना होती है, जिसमें टोटल 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक है वो पाए जाते हैं। 7 कोशिकाओं में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर है, जिन्हें अपन प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहते हैं। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर है, जिन्हें अपन अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहेंगे, और एक कोशिका बीच में है वो पाई जाती है जो द्विकेंद्र की होगी। और अंड उपकरण में 2 कोशिकाएं बाहर की ओर सहायक कोशिकाएं, भीतर की ओर है वो एक अंड कोशिका पाई जाती है। यह है एक मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने के पश्चात पादपों में नर युग्मक जो है वो गतिशील होते हैं या गति करते हुए मादा युग्मकों तक पहुंचते हैं, तो उस क्रिया के बारे में पढ़ेंगे जिसे अपन कहते हैं परागण। यहां समझेंगे कि परागण क्या है, परागण कितने प्रकार का होता है, परागण के लिए क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, क्या क्या अभिकर्मक हो सकते हैं। सामान्यतः पादपों में नर युग्मक व मादा युग्मकों का निर्माण अलग अलग जनन भाग में होता है, जहां पर नर के लिए वो पुंकेसर है और मादा के लिए क्या हो जाएगा? स्त्री केसर या अंडक। पुंकेसर के द्वारा नर युग्मक पराग कण बनाए जाते हैं, जो पुंकेसर के पराग कोश में स्थित होते। इसी प्रकार मादा जनन भाग यानी स्त्री केसर या अंडक के द्वारा भ्रूणकोश का निर्माण किया जाता है, जो भ्रूणकोश बीजांड यानी कि गुरु बीजाणु धानी के भीतर स्थित होता है। पादपों में या सामान्यतः जीवों में जो नर युग्मक होते हैं वो गतिशील होते हैं और मादा युग्मक अगतिशील होते हैं, अपनी जगह पर या अपनी नियत जगह पर व्यवस्थित होते हैं। निषेचन की क्रिया के लिए नर युग्मकों को गति करते हुए मादा युग्मकों तक पहुंचना पड़ता है, तो उसी घटना को क्या नाम दिया जाएगा? परागण। परिभाषा कैसे बोल सकते हैं कि पादपों में नर युग्मक का पराग कोश से निकलकर स्त्री केसर के व्रतिकाग्र भाग तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण की क्रिया पराग कोश के स्फुटन होने के पश्चात संपन्न होती है। जब एक पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो पराग कोश का स्फुटन होता है, पराग कण है वो पराग कोश से बाहर निकल जाते हैं और इसके पश्चात पराग कण किसी भी माध्यम के द्वारा पराग कोश से निकलकर गति करते हुए मादा जनन भाग स्त्री केसर के व्रतिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस घटना को क्या बोला जाएगा? परागण है वो कहा जाता है। मान ले कि यहां पर एक पुष्प है, जो एक नर पुष्प है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर स्थित। इसी प्रकार एक अन्य पुष्प है जो मादा पुष्प है, जिसके अंदर स्त्री केसर ही पाया जाता है। तो पराग कणों का इन्हीं पराग कोश से निकलकर स्त्री केसर के व्रतिकाग्र भाग तक पहुंचने की ये घटना ही क्या कहलाती है? परागण है वो कहलाती है। अब पादपों के अनुसार परागण है वो प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा?
दो प्रकार का परागण है वो पादपों में पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, स्व परागण, और दूसरा क्या हो जाएगा, पर परागण। स्व परागण का मतलब है स्वयं यानी उसी पादप में, और पर परागण का मतलब है दूसरा यानी किसी अन्य पादप तक। परिभाषा किस प्रकार से बोली जाती है कि पराग कणों का पुंकेसर से निकलकर, स्व परागण को कैसे बोल सकते हैं कि पराग कणों का पुंकेसर से निकलकर उसी पुष्प या उसी पादप पर स्थित किसी अन्य पुष्प के स्त्री केसर के व्रतिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, स्व परागण कहलाता है। यानी परागकण पुंकेसर से निकलकर या तो उसी पुष्प के स्त्री केसर के व्रतिकाग्र तक पहुंचेंगे या उसी पादप पर स्थित किसी अन्य पुष्प के स्त्री केसर के व्रतिकाग्र तक पहुंचेंगे। यानी क्रिया एक ही पादप के अंदर होगी, एक पादप से परागकण बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे परागण को क्या बोला जाएगा, स्व परागण है वो कहा जाता है। किसी भी पादप के अंदर पुष्प जो है वो एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी भी हो सकता है। एक लिंगी पुष्प में या तो सिर्फ पुंकेसर होंगे या सिर्फ स्त्री केसर होंगे। एक लिंगी पुष्प होने की स्थिति में परागकणों को एक पुष्प से निकलकर किसी अन्य पुष्प तक पहुंचना होगा, लेकिन उभयलिंगी पुष्प होने की स्थिति में परागकण उसी पादप के पुष्प से निकलकर उसी पुष्प पर स्थित किसी अन्य व्रतिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। उसी घटना को अपन क्या बोलेंगे, स्व परागण है वो कहते हैं। पर परागण का मतलब हो जाएगा किसी अन्य पादप। तो पर परागण की परिभाषा कैसे बोली जा सकती है, पराग कणों का पुंकेसर से निकलकर उसी प्रजाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के व्रतिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाता है। परागकण पुंकेसर से निकलेंगे, किसी अन्य पादप के पुष्प के व्रतिकाग्र तक जाएंगे, लेकिन वो पुष्प या वो पादप उसी प्रजाति का होना चाहिए। ऐसी घटना को क्या बोला जाता है, पर परागण है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये परागण के दो सामान्य प्रकार है, जो है स्व परागण और पर परागण। स्व परागण को भी आगे अन्य भागों में बांटा जा सकता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में।